नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम का असर कमोडिटी मार्केट्स पर भी दिखने लगा है। कच्चे तेल के प्राइसेस में हमने 15% तक की गिरावट देखी, तो कुछ गिरावट यहां पर खाने के तेल के भावों में भी देखने को मिली है। वेल, एक बात तो क्लियर है, जिस तरह की गिरावट यहां पर कच्चे तेल में है, उतनी गिरावट यहां पर एग्री कमोडिटीज में देखने को नहीं मिली है। थोड़ा सा म्यूटेड रिस्पॉन्स यहां पर रहा है, क्योंकि अभी भी काफी ज्यादा अनसर्टनिटी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है। लेकिन बदलता मौसम किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में हुई बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल को हमने नुकसान पहुंचता हुआ देखा है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता, और साथ ही जुड़ रहे हैं रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगिया। हमारे साथ मिरा एसेट शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना हैं और कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देवरा भी हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत लेकिन यहाँ पर खाने के तेलों से कर लेते हैं। डॉक्टर मेहता, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखें तो वहां पर जिस तरह का रिएक्शन यहाँ पर खाने के तेलों को मिला है, चाहे वो इंडोनेशिया का B50 के अनाउंसमेंट हो या फिर ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जैसी कंट्रीज ने यहाँ पर खाने के तेलों से बायोफ्यूल बनाने की जो योजनाएं बनाई हैं, किस तरह से आप उसे देखते हैं? कच्चे तेल में कुछ मुनाफा वसूली जरूर आई है, लेकिन ये मैंडेट्स ओवरनाइट चेंज नहीं होते। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल आगे जाते हुए स्थिति? अगर आप देखें, वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है इज अबाउट 672 मिलियन, उसमें से रफली अबाउट 67 मिलियन यूज फॉर बायोडीजल और बायोफ्यूल। रफली 25% इज बीइंग यूज्ड फॉर फ्यूल। तो प्रैक्टिकली 75% वी आर यूजिंग फॉर द फूड एंड 25% अभी जो बायोडीजल का मैंडेट है 1 जुलाई से इंडोनेशिया का, तो एडिशनल अबाउट 1.5 to 2 मिलियन टन और पाम ऑयल मूव हो जाएगा फूड टू द फ्यूल। ऐसे ही जो अमेरिका की सोयाबीन की जो ऑयल की पॉलिसी है मैंडेट, उसके वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा और प्रेशर लगे। ओवरऑल सप्लाई जो एडिबल ऑयल है उनका कम हो रहा है, जहां हमारी डिमांड 2 से 3% हर साल बढ़ रही वर्ल्ड डिमांड, तो डेफिनेटली इट हैज और उससे प्रेशर लगेगा, प्राइस पे प्रेशर आ ही रहा है। हाँ, जहां तक अभी का जो वॉर का सिचुएशन था उसका भी एक रीजन है। आज जो फ्रेट था लिटरली डबल हो गया। जो अर्जेंटीना, ब्राजील से सोयाबीन आ रहा था $50-60 था, भी $120 बोल रहा है और वेसल नहीं मिल रहा है। पाम डबल हो गया, 30-35 का $60 हो गया। सेम विद केस ऑफ सनफ्लावर ऑयल। डायरेक्टली हमारे रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली फ्रेट बढ़ा है, इंश्योरेंस बढ़ा है, रुपी डेप्रिसिएशन, ये सारे फैक्टर आप इफ यू पुट टुगेदर तो प्राइस बढ़ी है 10 से 15% पर। तो खास आप देखिए, फरवरी तक स्टेबल थी, थोड़ी राइज थी। ये फरवरी की जो वॉर चालू हुआ, बाद में सडनली पिक हुआ है। पर लेट्स होप आज जो सीजफायर हुआ है तो फिर से मार्केट विल कूल डाउन। आज भी देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट $30 से $40 कम हुई है, लोकल में भी 3 से 5 रुपया कम हुआ है। पर एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूंगा मनीषा, सप्लाई इज कंफर्टेबल, कोई सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेल जो महंगा थोड़ा हुआ है और गवर्नमेंट भी जानती है, इंडस्ट्री भी जानती है कि हमारे हाथ में नहीं था वॉर की वजह से। तो हो सकता है कि अगर सीजफायर हुआ है और परमानेंट हो जाए तो मार्केट विल बैक टू द नियर नॉर्मल। आई एम नॉट सेइंग नॉर्मल हो जाएगा, उसकी इंपैक्ट तो रहेगी, पर नियर नॉर्मल हो जानी चाहिए 15-20 दिन में। हाँ जी। डॉक्टर मेहता, ये तो अब जैसे आपने कहा कि अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइसेस ऑफ कोर्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। ओवरनाइट कुछ नीजर्क रिएक्शन हमने यूएस की तरफ से खबर में जरूर आता हुआ देखा है, लेकिन कितना लंबा ठहरता है और आगे जाकर क्या देखने को मिलता है वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन इंडियन डिमांड की अगर बात करें यहाँ पर, तो जिस तरह का इरेटिक मानसून रहा है, हम जानते हैं कि गर्मियों में खाने के तेलों की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, बारिशों में बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरह का मौसम है, जहाँ पर दिल्ली ठंडी है, राजस्थान, पंजाब में बारिश हो रही है, आगे जाकर शायद गर्मी देखने को मिल सकती है, तो एडिबल ऑयल कंजम्पशन इंडियन मार्केट्स में कैसी है? पहले तो एक शॉर्ट टर्म बताऊं, जैसे एलपीजी की शॉर्टेज हुई तो खास तौर पे अर्बन एरिया में थोड़ी डिमांड स्क्वीज हुई है। नॉर्मली जो 22 से 23 लाख टन की हमारी जो मंथली कंजम्पशन है, उसमें लगभग 8 लाख टन, 7 से 8 लाख टन होरेका सेगमेंट है। तो होरेका सेगमेंट जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वहां भी कटौती हुई है, और जो रेस्टोरेंट, कैंटीन, खासकर अर्बन एरिया में, वहां भी एलपीजी की शॉर्टेज थोड़ी कटौती हुई है। हो सकता है 1-1.5 लाख टन का कटौती हुई है। जहां तक का डिमांड का सवाल है,
देखिए डिमांड तो इतना ही रहने अप एंड डाउन होगी, पर ऑन एवरेज 22 से 23 लाख टन तो आपको तेल चाहिए। सीजनल डिमांड वेरिएशन ऑलवेज आता है, समर में डिमांड कम होती है, विंटर में डिमांड बढ़ती है। और अभी जो मौसम के है, जो मौसम का जो रिपोर्ट आया, जो कल आज सुबह भी जो पब्लिश हुआ है स्काईमेट का, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। उनके मुताबिक जो 94% की जो बात कर रहे हैं, वो डेफिनेटली इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। पर एक चीज जरूर है, मैंने पहले भी देखा है, वो 95-96% जब ये मानसून हुआ है, पर अगर वेल स्प्रेड है तो इतना इम्पैक्ट नहीं आती है। अगर वेल स्प्रेड नहीं है तो डेफिनेट इम्पैक्ट आएगी। खास करके जुलाई, अगस्त, सितंबर भी जब फ्रूटिंग सीजन है, जब भी फ्लावरिंग होता है, और तभी अगर बारिश नहीं आई, पानी नहीं गिरा, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट इल पे होती है। पर लेट्स कीप और फिंगर क्रॉस। आईएमडी का भी अभी आना बाकी है, उसका भी क्या देखते हैं। बट डेफिनेटली एक कॉज ऑफ कंसर्न हुआ है जो स्काईमेट का रिपोर्ट से। एब्सोल्युटली। स्काईमेट से हमारी कल बात हो रही थी डॉक्टर मेहता, उन्होंने कहा कि 6% बिलो नॉर्मल है और 60% चांस है कि बारिश बिलो नॉर्मल या ड्राउट में जा सकती है यहाँ पर। और जो उनका कहना है वो ये है कि एल निन्यो एक बड़ी चिंता रह सकती है, जहाँ पर सेकेंड हाफ ऑफ मॉनसून यानी कि अगस्त सितंबर में बारिश कम रहेगी। और जो एरियाज उन्होंने कहा प्रभावित रह सकते हैं वो पंजाब, हरियाणा, नॉट सो मच गुजरात राजस्थान, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ये वाले एरियाज में चिंताएं रह सकती हैं। कैसे देखते हैं आप उसका असर आगे जाकर? नहीं, डेफिनेटली दो चीज हो सकती है। अगर बारिश कम हुई तो डेफिनेटली ओवरऑल एग्रीकल्चर विल सफर, और इसके वजह से इकोनॉमी विल सफर। क्योंकि जब भी बारिश अच्छी है तो इकोनॉमी फ्लरिश। क्योंकि आज हमारी 50% पॉपुलेशन ऑल्सो डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। अगर बारिश में कोई गड़बड़ हुई तो डेफिनेटली तकलीफ दे सकता है। दूसरा जो बोल रहा है कि अगस्त सितंबर बारिश कम हुई, उसका मतलब आपको रबी में भी उसकी इम्पैक्ट आएगी। नॉर्मली सितंबर अक्टूबर में जो बारिश आती है, मॉइस्चर लेवल ज्यादा होता है, तो दैट हेल्प दी रबी क्रॉप। अगर अगस्त सितंबर में बारिश कम आई, मॉइस्चर लेवल कम है, तो वहां भी तकलीफ देगी। तो गवर्नमेंट और शुड प्लान प्रॉपरली राइट इन द बिगिनिंग भी क्या इमरजेंसी प्लान क्या करे, वो करना जरूरी है आज से। और आईएमडी का रिपोर्ट आ जाए तो और कंफर्म हो जाएगा कि भाई रियली मॉनसून ठीक है या नहीं है। और इसी बीच कैबिनेट की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आती हुई नजर आ रही हैं जो आपकी स्क्रीन पर नीचे हैं कि खरीफ सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को यहां पर मंजूरी मिल गई है। ये एक और बड़ी चिंता थी, खरीफ सीजन से पहले बारिशें आने वाली हैं, जल्दी बुआई शुरू हो जाएगी खरीफ की। और जिस तरह से वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चला है, फर्टिलाइजर इंपोर्ट इंडिया नहीं कर पा रहा था, तो ये एक खबर यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से आती हुई दिख रही है। ये मंजूरी मिल गई है कि यहाँ पर फर्टिलाइजर को खरीफ सीजन के लिए यहाँ पर सरकार सब्सिडी देगी। जो न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर है खरीफ सीजन के लिए, उसको अब कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। एक बड़ी चिंता की बात ये रही है, स्पेशली ऐसे समय में जब बुआई के लिए यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। सरकार ने काफी सारे सेक्टर्स को यहाँ पर टैक्सेस में राहत, कस्टम ड्यूटी में राहत दी थी, लेकिन फर्टिलाइजर को लेकर यहाँ पर चिंता बनी हुई थी। लेकिन अब उस फर्टिलाइजर सब्सिडी को यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। और जहाँ तक न्यूट्रिएंट बेस्ड है उसके लिए सरकार ने यहाँ पर इस पीएन के जो है उसको यहाँ पर सरकार ने ऑफ कोर्स मंजूरी दी है यहाँ पे। डॉक्टर मेहता कैसे देखते हैं इस खबर को, क्योंकि ये एक बड़ी चिंता की बात रही है और इंतजार था कैबिनेट की मीटिंग की तरफ से, आज ये एक्सपेक्टेशन भी था और फाइनली वो आता हुआ नजर आया भी है। नहीं, इसे पॉजिटिव रिपोर्ट है, थोड़े किसान को भी राहत मिलेगी। और अभी जो फर्टिलाइजर सच ए इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट, अगर फर्टिलाइजर नहीं मिलते थे टाइमली तो तकलीफ दे सकता थे। ऑलरेडी बारिश की तो चिंता है, और साथ में फर्टिलाइजर भी चिंता, अगर नहीं मिलती तो और चिंता हो जाती थी। पर लेट्स होप कि भाई अभी फर्टिलाइजर सफिशिएंट क्वांटिटी में किसान को वक्त पर मिल जाए, वो भी एक इम्पोर्टेंट है कि वक्त पे मिलना जरूरी है। जी हाँ, हमारे साथ रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन के इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगिया है। नवनीत, आपका भी रिएक्शन इस खबर को लेकर, क्योंकि गेहूं तो ऑफ कोर्स हो गया, लेकिन बाकी खबरों में और बाकी फसलों के लिए ये इम्पोर्टेंट था। हाँ, बहुत फसलों के लिए इम्पोर्टेंट था। फर्टिलाइज़र की जो अभी सब्सिडी सरकार ने मंजूरी दे दी है, ये बहुत फ़ायदेमंद सौदा है। देखिए, वैसे भी इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो हमारे को फर्टिलाइज़र तो चाहिए ही चाहिए और टाइम से चाहिए। अब बारिशें चालू हो जाएँगी थोड़े दिनों में और फिर ये फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। आज जो न्यूज़ भी आई है कि भई युद्ध विराम हो रहा है, तो इससे हमारे को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, हमारे किसानों को भी राहत की सांस आज आई होगी।
जी हाँ, और लेकिन जहाँ तक बारिश की बात है नवनीत, ये सिर्फ मॉनसून सीजन की बात नहीं है। जिस तरह की बेमौसम बारिश हमने यहाँ पर गेहूं ग्रोइंग एरियाज में आते हुए देखी है, उससे भी माना जा रहा है कि जो पहले अर्लियर एस्टिमेट थे यहाँ पर गेहूं की क्रॉप को लेकर, वो शायद अब नीचे की तरफ रिवाइज किए जाएंगे। हाँ, एकदम मनीषा जी, ये एक विषय हमारे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो गया है। जिस हिसाब से हमारे को दिख रहा था इस साल कि हम बम्पर क्रॉप की तरफ फिर से जा रहे हैं और नए रिकॉर्ड्स वापस बनेंगे, तो उसपे थोड़ा-सा तकलीफ़ें आ रही हैं। हालाँकि क्रॉप साइज़ में कोई संशय नहीं है, क्रॉप साइज़ अच्छी रहेगी, लास्ट ईयर से बेटर रहेगी। लेकिन आपको बताऊँ, जो 1 महीने से ये बारिशों का दौर चल रहा है, हेल स्टॉर्म्स का दौर चल रहा है, उसमें 9 स्टेट्स अफ़ेक्टेड हैं, जो प्रोक्योरिंग स्टेट्स हैं हमारे व्हीट के, और उनमें 111 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अफ़ेक्ट हो रहे हैं, और 111 डिस्ट्रिक्ट में लॉसेस जो आ रहे हैं, लगभग 5 से 10% के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये डैमेजेस हैं, वहाँ 5 से 10% का लॉसेस आ रहा है व्हीट क्रॉप में, अगर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करी जाए। और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करी जाए तो व्हीट जो है इस बार डिस्कलर होने की संभावना पूरी हो गई है और होगी भी। अब कितनी होती है देखने वाली बात है, लेकिन जो अभी इनिशियल एस्टिमेट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से इन एरियाज़ में जहाँ पे डैमेजेस हैं, वहाँ का 20 से 30% क्रॉप आपको बताऊँ लस्टर लॉस हो जाएगा, डिस्कलर हो जाएगा, तो वो थोड़ा-सा वहाँ फार्मर्स को दाम इनके कम मिलेंगे। इन कंपैरिज़न टू जो क्रॉप का कलर एकदम प्रॉपर है और जो क्रॉप एकदम परफेक्ट है, उनके संभावना में इनकी क्रॉप की प्राइसेज़ नहीं मिलेंगी, तो किसानों को थोड़ा-सा इसमें दाम कम मिलना दिख रहा है हम लोगों को। और वो हमारे मिलों के लिए भी थोड़ी-सी तकलीफ़देह हो जाती है, क्योंकि उसपे ग्लूटेन कंटेंट कम होता है, तो हम लोगों को ग्राइंडिंग में भी परेशानी आती है। क्वालिटी एस्पेक्ट को लेकर के हम लोगों को बहुत उसमें देखना पड़ता है, और उसके लिए हम लोगों को फिर अच्छा व्हीट ऊँचे दाम में दे कर के और फिर लेना पड़ता है, जिसका डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा इस साल बढ़ जाना है। और ये डिफ़रेंस जो रहेगा, ये थोड़ा-सा हमारे को मिलिंग में भी परेशान करेगा। हम्म। और जिस तरह की खबरें हैं, शायद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी इस तरह के डैमेज को या हाई मॉइस्चर कंटेंट वाले गेहूं को यहाँ पर नहीं खरीदेगा। आपने काफी हद तक डिस्ट्रिक्ट्स की बात बताई और वहां पर किस तरह का नुकसान है। अगर ओवरऑल क्रॉप नंबर यहाँ पर देखें तो पहले क्या अनुमान था, अभी यहाँ पर क्या है, पिछले साल के कंपैरिजन में कहाँ देखते हैं? मैडम, अगर पिछले साल का हम लोगों का जो सर्वे था वो लगभग 110 मिलियन टन का था। इस साल का जो हमारा इनिशियल सर्वे रिपोर्ट बता रही थी 115 से 115.5 के बीच का मिलियन टन्स का प्रोडक्शन नंबर था। बट अब ये बारिशों के कारण ये रिड्यूस होकर के कहीं न कहीं 113 से 113.5 के बीच में रह जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी ये नुकसान है। हालाँकि लास्ट ईयर से क्रॉप साइज़ ज़्यादा ही है, लेकिन जो हम एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे थे, वो उसपे कहीं न कहीं लगाम लग गया लगता है। क्लियरली। एंड साथ ही साथ नवनीत जी, जहां तक एक्सपोर्ट्स की बात है, वो नंबर्स भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग फिलहाल नजर नहीं आते हैं। वहां पर लेटेस्ट क्या है? देखिए, एक्सपोर्ट्स के लाइसेंसेज़, वीट की बात करें तो वीट के लाइसेंसेज़ इश्यू हो गए हैं। वीट प्रोडक्ट्स का भी लाइसेंसेज़ इश्यू हो गए थे, और प्रोडक्ट्स थोड़ा बहुत जाना भी चालू हो गया है। वीट अब जाना चालू होगा, लेकिन वीट के साथ हमारी समस्या ये है कि अभी जो टारगेटेड हमारे को कंट्री दिख रही है, वो केवल और केवल बांग्लादेश दिख रही है। अब हालाँकि टेंशन्स दूर होने से देखते हैं और कहाँ-कहाँ वीट जा सकता है, लेकिन अभी हमारे को ये दिख रहा है कि बांग्लादेश का मार्केट हम केटर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी प्राइस पैरिटी आ सकती है। तो हम्म। आने वाले समय में हम एक्सपोर्ट की तरफ ज़रूर 2.5 मिलियन टन से व्हीट एक्सपोर्ट ज़रूर कर पाएँगे। और किस तरह के प्राइसेस आप बनता हुआ देखते हैं एक्सपोर्ट पैरिटी के लिहाज से और डोमेस्टिक मार्केट्स में? फिलहाल प्राइसेज़ देखा जाए तो अच्छे हैं, लगभग पूरे प्रोक्योरिंग स्टेट्स की बात करें तो 2300 से 2400 के बीच में प्राइसेज़ व्हीट के चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे प्राइसेज़ हैं, और इन प्राइसेज़ पे प्राइवेट पार्टी स्टॉक भी कर रही हैं व्हीट की, और अपना आगे का प्लानिंग भी कर रहे हैं कि हमारे को आगे अपना प्रोक्योरमेंट कैसे प्लान करना है। और अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट के लिए भी ये प्राइसेस 2300 से 2350 के जो लेवल्स के हैं, इस पे निश्चित तौर पे एक्सपोर्ट होने की संभावनाएँ बन रही हैं, और एक्सपोर्ट होगा इन भावों में। लेकिन अगर प्राइसेस ऊपर हो जाते हैं, तब फिर एक्सपोर्ट होना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, और हम्म। व्हीट प्रोडक्ट्स थोड़ी-सी तकलीफ आएगी एक्सपोर्ट होने में।
नवनीत, जैसे अभी डॉक्टर मेहता भी हमें बता रहे थे कि गैस की किल्लत के चलते हमने थोड़ी सी डिमांड में यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है, होरेका इंडस्ट्री से स्पेशली। क्या वो सिनेरियो हमने गेहूं में आता हुआ देखा? एकदम, एकदम मैडम, आपको बताऊँ जहाँ ऑयल लगेगा वहीं हमारा व्हीट फ्लावर भी लगेगा। दोनों कंबाइंड काम करते हैं, तो होरेका इंडस्ट्रीज़ में हम लोगों को भी काफ़ी तकलीफ आ रही है। हमारे भी प्रोडक्शन मिलों के सब जगह घट गए हैं, करीब-करीब 15 से 20% प्रोडक्शन लेवल्स डाउन हुए हैं और सारे मिल वाले इन दिनों परेशान चल रहे हैं कि हम प्रोडक्शन इस समय डाउन करके हम कैसे सर्वाइव कर पाएँगे। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि गैस की शॉर्टेज थी, तो वो स्वाभाविक था कि ये तो होना ही होना है। लेकिन अब लगता है कि अब जल्दी से ये गैस वाली प्रॉब्लम, एलपीजी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम वापस से उसी रेगुलर फॉर्म में आ पाएँगे और हमारी इंडस्ट्री फिर फुल फ्लेजेड चल पाएगी। नवनीत, एक फाइनल सवाल, और जिस तरह से हमने गेहूं की डिमांड ग्रोथ पिछले कुछ सालों में यहाँ पर आते हुए देखी है, उसमें कोई बहुत ज्यादा बढ़त नहीं रही है, एक स्टैग्नेंट सी इंडस्ट्री बनती हुई नजर आई है, चाहे वो प्रोडक्ट्स है या गेहूं है। इस साल भी वही एक्सपेक्टेड है? हाँ, देखा जाए थोड़ा-सा ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख नहीं रही क्योंकि हमारे पास में फिलहाल डोमेस्टिक मार्केट से बाहर हम जा नहीं पा रहे थे और ये जैसे-जैसे डोमेस्टिक मार्केट से बाहर का रास्ता हमारे लिए खुल रहा है, तो हमको दिखेगा कि हमारे प्रोडक्शन भी बढ़ रहे हैं और डिमांड भी बढ़ेगी। इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन क्वालिटी व्हीट का फ्लावर जो है उसकी डिमांड अच्छी थी, लेकिन आपको पता है 3 साल जो ये बैन का समय था, ये बहुत हमारी इंडस्ट्री के लिए डिफ़िकल्ट था। अब क्योंकि ये इसमें रिलैक्सेशंस आए हैं, तो देखते हैं आने वाले समय में धीरे-धीरे ग्रेजुअली हम वापस से मार्केट कवर करेंगे और हमारे प्रोडक्शन लेवल्स भी बढ़ेंगे और कंज़म्पशन लेवल्स भी बढ़ेंगे। हम्म एक फाइनल सवाल डॉक्टर मेहता आपसे, और ओवरऑल अगर डिमांड ग्रोथ की बात की जाए तो ये बात हमने पहले भी की है कि लोअर देन व्हाट द पीक हैज़ बीन, वैसी डिमांड ग्रोथ हमने खाने के तेलों में आते हुए देखी है। इस साल के लिए कोई कैलकुलेशंस हैं किस तरह की डिमांड ग्रोथ इंडिया दिखा सकता है? मेरे ख्याल से जो हमारी कंजम्पशन 160 लाख के करीब है, सॉरी 260 लाख के करीब है, उसके मुताबिक रहेगी 2 या 3% की बढ़ोतरी हो सकती थी। पर जो हाई प्राइस है और जो ये अभी एलपीजी का इश्यू हुआ है, तो हो सकता है थोड़ी डिमांड स्क्वीज हो जाए। वो प्रैक्टिकली विल बी एट अराउंड, इंपोर्ट की बात करें तो 60 लाख के होंगे और टोटल कंजम्पशन 260 के आसपास ही होगा। हो सकता है 3-4 लाख आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि प्राइस काफी ऊपर है, उसके वजह से थोड़ा खासकर लोअर सेगमेंट तो सोसाइटी में थोड़ा कंजम्पशन कम होता ही है। पॉइंट टेकन डॉक्टर मेहता, नवनीत, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, खाने के तेल और गेहूं का पूरा मार्केट हमारे समक्ष रखने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे मेरा एसेट शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना एंड कोवर्जी ग्रुप से रवि देवरा। क्रूड ऑयल प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि एक जोरदार गिरावट के साथ एशियन मार्केट्स में यहाँ पर शुरुआत हुई थी और काफी हद तक वही हाल हमने बाकी सारे टाइम जोन्स में यहाँ पर चलता हुआ देखा। ऑफ कोर्स यूएस के मार्केट्स खुलने वाले हैं और वहां पर देखना होगा कि इन करंट लेवल्स पे क्या होता है। लेकिन राकेश, चार्ट्स पे अब ये कैसा दिखता है और क्या करने की राय है? पहले तो नमस्ते मैम आपको और नमस्ते सभी दर्शकों को। क्रूड ऑयल में एग्जैक्टली चार्ट के हिसाब से 11,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ऊपर में, जो मार्केट ने कल नियर बाय टेस्ट कर ही लिया था और वहां से करेक्शन एक्सपेक्टेड ही था। बेरिश कैंडल भी बना था ऊपर में कल क्लोजिंग में, जिससे एक्सपेक्टेड था। बट अभी भी ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है क्रूड ऑयल में। डॉलर टर्म में भी अगर देखूं तो आज मार्केट ने नीचे में $92 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ओवरऑल रिवर्सल भी तब होगा जब ये $84 ब्रेक कर देगा। तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में रहेगा जो $100 और $92 में रहे। इंडियन रुपी टर्म में मैं बात करूं तो नीचे में 8,600 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर में 9,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मार्केट 8,650 या 8,600 के इर्द गिर्द सपोर्ट लेता है और वहां से थोड़ा पुल बैक भी दिखता है। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी अभी भी क्रूड ऑयल में, जो 9,000 और 9,300 लेवल तक देखा जा सकता है। तो यहाँ से ये डिप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। रिवर्सल क्रूड ऑयल में मैं तभी देखूंगा जब नीचे में 8,000 को ब्रेक कर देगा, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे में। तो मैं बाय ऑन डिप्स में जाऊंगा क्रूड ऑयल। ऑलराइट, तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कच्चे तेल में निकल सकती है और वैसे भी 13% की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट्स में और करीब करीब 18% की गिरावट भारतीय बाजारों में फिलहाल देखने को मिली है। आपको क्या लगता है रवि, यहाँ से क्या करने की राय है आपकी?
जैसे आई थिंक मीन्स के फंडामेंटल वैसे देखे तो आज तो काफी डिस्कस हो चुका है पर्टिकुलर जो करेक्शन आया है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर से आज दोपहर में न्यूज आई थी, फिर से कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट हो गए। तो आई थिंक हिसाब से जब तक ये सीज फायर युद्ध विराम में कन्वर्ट ना हो तब तक थोड़ा लोअर लेवल पे संभलना है सेल करने के लिए। ऑलरेडी 17-18% की गिरावट है तो सेलिंग तो नहीं बन रही, और 8640 का अहम सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बार एटलीस्ट शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। और जैसे आगे बात हो रही थी, आई थिंक ट्रेंड अभी भी विद फर्म है जब तक ये बहुत बड़ा ब्रेकडाउन नहीं देता। और साथ में जो कैपेसिटीज को, जो एक्सप्लोरेशन को गल्फ में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में टाइम लगेगा। और एडिशनली फ्रेट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट है वो डोमेस्टिक प्राइसेस को थोड़ी एलिवेटेड रखेगा। और रुपये में भी देखे तो आज कोई ज्यादा बढ़त नहीं आई है डिस्पाइट ऑफ दिस फॉल। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़े आगे जाके प्राइसेस को लोअर लेवल से सपोर्ट कर सकते हैं। तो 8640 से 8600 वुड बी अ गुड एक्यूमुलेशन लेवल। एंड मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम करेक्शन होगा बिटवीन 8920 टू 8600। गोल्ड भी आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे और चांदी भी, क्योंकि यहाँ पर हमने बढ़त आते हुए देखी है। चांदी मोर देन गोल्ड। रवि, ऐसा क्यों है कि चांदी ने बेहतर परफॉर्म किया सोने से? जैसे कल के दिन में भी देखे और जब जब मीन्स के यहाँ पे वॉर का रिस्क रहा है, यहाँ पे चांदी ने अंडर परफॉर्म किया। और एक हद से मीन्स के जब गोल्ड इनिशियली 153 था, चांदी एक बार 4 लाख को टच करके आ गई थी। तो आई थिंक चांदी में काफी बड़ा करेक्शन आया है। तो आज मेटल्स का सपोर्ट मिला है और इस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है। बट मुझे लग रहा है कि सेफ्टी गोल्ड में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से दो सिनारियो हो सकते हैं। एक तो जो है वो सीज फायर की टॉक चलेगी और इससे डॉलर इंडेक्स कमजोर होगा, बॉन्ड यील्ड्स नीचे आएगी, और इन्फ्लेशन का रिस्क कम होने से थोड़ा बहुत इसको एक सपोर्ट मिल सकता है एज ए इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। और सेकंड है कुछ नेगेटिव होगा तो जियोपॉलिटिकल रिस्क का प्रीमियम गोल्ड को सपोर्ट करता रहेगा। मुझे लग रहा है कि इतने उछाल के बाद अभी गोल्ड को प्रेफर करना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक 153 के करीब चल रहा है, बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 150 टू 100। एंड अपर साइड 1,55,000 तक के टारगेट गोल्ड में आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो डिस्पैरिटी या सिल्वर में ज्यादा बढ़त है, इससे सेफ्टी यहाँ पे ज्यादा बन रहे हैं। और दोनों साइड के फैक्टर में मुझे लग रहा है कि गोल्ड थोड़ा सेफ हेवन है और आगे जाके यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। राकेश, आपके चार्ट्स पे क्या नजर आता है चांदी के लिए स्पेशली? चांदी में एक्चुअल कल बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था और हमारा टारगेट नीचे में 2,22,000 था और मार्केट वहां से ही रिवर्स हुआ है। बट अभी मैं कहूंगा कि ये पुल बैक है। ऊपर में 2,48,000 ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट में। तो ये डाउन ट्रेंड में ये एक अप ट्रेंड का पुल बैक करेक्टिव, इसको बोलते हैं टाइम करेक्शन है, जो टाइम किल कर रहा है मार्केट में। तो 2,48,000 और 2,52,000 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होता है तो मैं फ्रेश अप ट्रेंड के बारे में नहीं कहूंगा। बट अभी ये कंसोलिडेशन में है। नीचे में जो 2,40,000 का सपोर्ट है, आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो डिप मिलता है तो बाय में जाए। मगर ऊपर में जब तक 2,48,000 और 52,000 नहीं निकलता है तो 2,40,000 ब्रेक करने के बाद मैं कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड में जाऊंगा। तो अभी ये थोड़ा साइडवेज करेक्शन में है जिसमें मैं डिप में भी जाऊंगा। और ऊपर में मुझे अगर 2,48,000 में इवनिंग सेशन में चांस मिलता है और वहाँ रिवर्सल दिखता है तो आई विल गो फॉर शॉर्ट 100%। राकेश, साथ ही साथ एल्यूमिनियम कैसे देखेंगे, क्योंकि एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर बनती हुई नजर आई थी, लेकिन जिस तरह की गिरावट कच्चे तेल में आई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की खबर के बाद एल्यूमिनियम में कोई उतनी बड़ी मुनाफा वसूली नहीं आई। एल्यूमिनियम में आप देखोगे थोड़ा बहुत मैम कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है। बीच में एक फ्लिप आया था जब मार्केट ने 329.60 का लो मारा था, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज पे है। ये हायर आया, हायर लो फॉर्मेशन में ही मूव कर रहा है, काफी ट्रेंडिंग है। अब ये की रेजिस्टेंस जो इसका है 360 लेवल, अगर वो निकालता है तो फिर ऊपर में 367.55 और 379 का टारगेट भी देख सकते हैं। ओवरऑल इसमें ट्रेंड अप ही रख रहा है। नीचे में बाय ऑन डिप्स में भी आया तो 349 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो होल्ड करता है मार्केट, तो इसे बाय में ही जाना चाहिए। एंड फाइनली रवि, आप जिंक और कॉपर को कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ मजबूती लौटी है? जब से एल्यूमिनियम में अब तक सप्लाई के कंसर्न की वजह से और जो बहरीन का इश्यू हुआ उसके बाद लगातार आउट परफॉर्मेंस था, तो आज एल्यूमिनियम साइडवेज है। बट कॉपर एंड जिंक में जो काफी अंडर परफॉर्मेंस था, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का अच्छा मूव आज दिख रहा है। पर्टिकुलर जिंक में 328 पे बाई करे, स्टॉप लॉस लगाए 326.20 एंड अपर साइड 335 तक के लेवल 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। और सेकंड रिकमेंडेशन रहेगा कॉपर में भी 1180 के ऊपर आज कंफर्ट के साथ सस्टेन हो रहा है। थोड़े 1182 के करीब बाय कर ले विद स्टॉप लॉस ऑफ 1175 एंड टारगेट वुड बी अराउंड 1200। पॉइंट टेकन। वो सारी की सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर निकल के आई हैं कि कुछ गिरावट यहाँ पर एल्यूमिनियम में शायद देखने को मिल सकती है। सोने चांदी में
मुनाफा वसूली आ सकती है। कच्चे तेल में डिप्स पे खरीदारी की राय है और ऑफ कोर्स जिंक एंड कॉपर यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए हैं। वेल, इसी के साथ राकेश जी, रवि, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।